उन्होंने पूछा कि माध्यम क्या है? मैंने कहा सर हिंदी। तो उनका कहना था या तो माध्यम बदल लीजिए या तो परीक्षा बदल लीजिए। वो बात तीर की तरह मेरे दिल में लग गई। लेकिन जो डर था वो आखिरकार सच ही हुआ। 2021 यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा में बैठा और 3 अंकों से चयन रह गया। हिंदी माध्यम बार-बार सामने आ जाता था। तो मैंने भी ठान लिया था कि माध्यम नहीं बदलेंगे और परीक्षा भी नहीं बदलेंगे। उसके साथ ही जो ध्वनि उस दिन सुनाई दी, एसडीएम एसडीएम। आप सभी ने पंचायत सीरीज जरूर देखी होगी। एक वो पंचायत सचिव थे जो एमबीए की तैयारी कर रहे थे और एक आपके सामने पंचायत सचिव है जो पीसीएस की तैयारी कर रहा था। उनका एमबीए क्लियर हुआ, ये आपने सीरीज में देख लिया। इस सचिव का पीसीएस कैसे क्लियर हुआ, ये कहानी सुनाने में आज आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग पांडे है। मैंने यूपी पीसीएस 2024 के परीक्षा में 8वें स्थान के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयन प्राप्त किया है। साथ ही हिंदी माध्यम में मेरा प्रथम स्थान है। कहा जाता है कि परिस्थितियां इंसान का निर्माण करती हैं, लेकिन मुझे लगता है आदमी अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखता है। लेकिन हर कहानी, हर आदमी के बनने के पीछे वो परिस्थितियां जिम्मेदार जरूर होती हैं। तो 2004 का वर्ष था जब अचानक पिताजी की नौकरी चली जाती है। किसी परिवार के लिए आर्थिक स्रोत का छिन जाना एक ऐसा झटका होता है जो कि इसकी दिशा दशा सब बदल देता है। शहर में रहने वाला परिवार अचानक गांव में आ जाता है। हमारी पढ़ाई के लिए माताजी को एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करनी पड़ती है। मेरे भाई-बहनों को छोटी-छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब मैंने वो चीज़ें देखी, जब मैंने देखा कि किस तरह से कुछ बेसिक मूलभूत चीज़ों के लिए आदमी संघर्ष कर रहा है, तो कहीं न कहीं मन में ये ठान लिया था कि कुछ इतना बड़ा हासिल कर लेना है कि इन चीज़ों के लिए दोबारा सोचना ना पड़े। जो पहचान, जो प्रतिष्ठा नौकरी जाने की वजह से चली गई है, जो लोगों ने नज़रें फेर ली हैं, फिर से कैसे वो प्रतिष्ठा, फिर से कैसे वो सम्मान पाया जाए, परिवार में, समाज में। वो सपना जो उस समय तक नहीं सोचा था, वो सपना आज आपके सामने है। खैर, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। 8वीं तक की पढ़ाई तो जैसे-तैसे गाँव के पास के ही विद्यालय से हो गई। लेकिन जब 9 से 12वीं तक की पढ़ाई की बात हुई, तो प्रश्न खड़ा हुआ कि अच्छे स्कूल की फ़ीस कहाँ से आएगी? कहाँ से वो चीज़ें मैनेज होंगी? ऐसे में ये ज़िम्मेदारी मेरी बड़ी बहन के ऊपर आ गई, जो खुद पढ़ाई कर रही थी, जिनका खुद का सपना यूपी पीसीएस क्लियर करने का था। उन्होंने अपनी पढ़ाई करते हुए वो बोझ उठाया, जॉब की, मेरी पढ़ाई का बोझ उठाया, जिम्मेदारी उठाई और 12वीं तक की पढ़ाई हुई। उस समय तक मेरा सपना था कि मैं आईआईटी क्लियर करूंगा, मैं इंजीनियरिंग करूंगा, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आदमी अपनी परिस्थितियां भी जान लेता है। मैंने 12वीं के बाद आईआईटी का सपना छोड़ा, क्योंकि जिस जगह आजमगढ़ जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ न कोचिंग का उस तरह की व्यवस्था है, न मेरे पास ये स्कोप था कि मैं कोटा या कहीं बड़ी जगह जाके महंगी कोचिंगों में पढ़ाई कर पाऊँ। तो मैंने वहाँ से ये ठाना कि मैं सिविल सेवा की तैयारी करूँगा और मैं प्रयागराज आया और मुझे अभी याद है कि दीदी के एटीएम कार्ड को मैं लेके आया था। कुल 32,000 रुपए अकाउंट में थे, जो कि बमुश्किल कुछ महीने चलने वाले थे। यहाँ पे आया तो एक सीनियर से मुलाकात की। अपने माध्यम को लेके, अपनी पृष्ठभूमि को लेके, पढ़ाई को लेके हमेशा संशय रहता था कि किस प्रकार ये तैयारी हो पाएगी। पहली मुलाकात में उन्होंने पूछा कि माध्यम क्या है? मैंने कहा सर हिंदी। तो उनका कहना था या तो माध्यम बदल लीजिए या तो परीक्षा बदल लीजिए। वो बात तीर की तरह मेरे दिल में लग गई। हिंदी मेरी पृष्ठभूमि रही। मैंने हिंदी में ही सोचा, हिंदी में ही सपना देखा। तो मैंने भी ठान लिया था कि माध्यम नहीं बदलेंगे और परीक्षा भी नहीं बदलेंगे। इसी माध्यम और इसी परीक्षा से कुछ हासिल करके ऐसा दिखाएँगे कि जो मेरी पृष्ठभूमि के लोग हैं, मेरे क्षेत्र के लोग हैं, मेरे माध्यम के लोग हैं, उनके लिए वो मिसाल बन जाए। प्रयागराज में 2 माह रहते मुझे ये पता चल गया था कि यहाँ पे ज़्यादा दिन तक तैयारी करना, ना मैं रह सकता हूँ, ना मेरी इस तरह की स्थिति थी कि मैं यहाँ रहना चाहता था। मैं वापस अपने शहर आजमगढ़ लौट गया। लौटने पे लोगों के बहुत सारे ताने, बहुत बातें सुनाई पड़ी कि तैयारी करने तो बहुत लोग जाते हैं, सबके बस की बात नहीं होती है इलाहाबाद रुकना, सबके बस की बात नहीं है तैयारी को कंटिन्यू कर पाना। सबको लगा कि तैयारी ही छूट गई है, सपना ही छूट गया है।
जबकि मेरे दिमाग में ये था कि लक्ष्य कई तरह से पाए जा सकते हैं। सीधे लक्ष्य का संधान न हो पाए तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले कोई ऐसी जॉब पाऊँगा ताकि फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ। तो मैंने वन डे एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी। इस बीच में मेरे भाई की भी जॉब लगी। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और फिर तैयारी चल निकली। मैंने 2018 में वीपीओ एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो जॉब मेरे हाथ नहीं लगी, परीक्षा रद्द हो गई और फिर से मुझे रोज़गार के लिए सोचना पड़ा। 2021 यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा में बैठा और 3 अंकों से चयन रह गया। मुख्य परीक्षा लिखने का मौका नहीं मिला तो निराशा ने चारों तरफ से घेर लिया। सोच लिया कि ये परीक्षा शायद है ही नहीं मेरे लिए। फिर से वन डे एग्ज़ाम की तैयारी में लग गया। यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया, उसको क्लियर किया। समीक्षा अधिकारी का प्री दिया। लेकिन फिर बड़े सपने की चाह में यूपीएसआई भी छोड़ दिया और समीक्षा अधिकारी में भी आखिरी चयन नहीं हुआ। ये 2022 में मई का महीना था, जब मेरे साथ एक साथ 2 नौकरियां मेरे हाथों से छिटक चुकी थी। चारों तरफ से दबाव आने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि ज़िंदगी एक ही बार मौका देती है, नौकरी भी एक ही बार लगती है। जो मौका छोड़ देता है उसको जीवन में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता। लेकिन मैंने कहीं न कहीं मन में जिद ठानी थी कि जो सपना लेके चले हैं, उसी की जीत स्वीकार होगी और उसी की हार भी स्वीकार होगी। किसी तरह 2022 का वर्ष बीता। भाई की नौकरी लगने के बाद थोड़ा परिवार से समर्थन बढ़ा, तो 2023 में फिर से पीसीएस के सपने की तरफ वापस लौटे। पूरा जोर लगाया, दिन-रात मेहनत की और ये सोचा कि इस वर्ष कुछ न कुछ ज़रूर हासिल करेंगे। 2023 का प्री क्लियर भी हुआ, लेकिन जब मेंस की तैयारी की तरफ बढ़े, तो वो हिंदी माध्यम का जो एक पृष्ठभूमि थी, उसने पीछा नहीं छोड़ा। मैंने तलाशा तो कंटेंट की इतनी कमी, गाइडेंस की इतनी कमी कि आपको कोई भी एकीकृत मटेरियल नहीं मिल रहा है। आपको कोई भी ऐसी बुकलेट नहीं मिल रही है जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो। मिल रही है तो उसमें वो क्वालिटी कंटेंट नहीं है। मैंने अपना कंटेंट खुद से बनाने का ट्राई किया और ये करते-करते 2 महीने बीत गए। 2023 का मेंस दिया, मेंस क्लियर नहीं हुआ। जब मार्कशीट आई तो पता चला कि एक विषय में इतने नंबर कम थे कि अगर वो विषय भी समर्थन कर देता तो शायद इंटरव्यू हो जाता। दिसंबर 2023 में वो पहला मौका आया, जब रोजगार हाथ में लगा। मेरा चयन बीपीएससी टीचर के रूप में 6 टू 8 के लिए सोशल साइंस विषय में सिवान जिले में हुआ। मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि आखिर अपने पैरों पे खड़े हो गए। अब शायद वो समय आ गया है कि अपने सपनों की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन कहते हैं ना कि हकीकत और सपने में जो फ़र्क होता है, वो मैंने नौकरी ज्वाइन करने के बाद समझा कि किस तरह की चुनौतियाँ नौकरी के साथ पढ़ाई में आती हैं। टीचिंग की जॉब हालाँकि बहुत सारे लोगों का सपना है। जॉब भी बहुत बढ़िया है, मुझे करते हुए बहुत आनंद आया। लेकिन इसी के साथ जब आप किसी तरह के आनंद में पहुँच जाते हो, तो कहीं न कहीं आपका सपना उसके पीछे होने लगता है। मैं पढ़ाते वक़्त, वहाँ रहते वक़्त हमेशा ये सोचा करता था कि कहाँ से ऐसा टाइम मिले, कहाँ से वो वक़्त निकले, कहाँ से मैं टाइम मैनेजमेंट करूँ कि मैं वापस पटरी पे लौट पाऊँ। कहते हैं अगर आप में कुछ विशेष करना है, तो आपको उसके प्रयास भी विशेष करने होंगे। मैंने ऑफ़िस टाइम में कटौती नहीं की, बच्चों के पढ़ाई के समय में कटौती नहीं की, बल्कि अपनी तरफ से एफ़र्ट बढ़ाए। मैंने वो परीक्षा अध्यापक के रूप में सेवा देते हुए दी और भगवान की कृपा से प्री निकला। अब मुझे लगने लगा कि यही वो वर्ष है, जब मुझे इस परीक्षा का संधान कर लेना है, इस परीक्षा को पास कर लेना है। क्या पता फिर आगे इस तरह की तैयारी, इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म ना मिल पाए। इसी बीच मेरा चयन ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में अपने ही गृह जनपद में हुआ। मैं बिहार से वापस लौट आया। ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में मैंने सोचा कि तैयारी घर से करने पे हो सकता है बेहतर मौके मिलें, बेहतर टाइम मिले। लेकिन कहते हैं ना कि आप सोचते कुछ हो, होता कुछ है। ये जॉब भी एक फ़ील्ड जॉब है। आप लोगों ने पंचायत सीरीज़ देखी है। वहाँ पे तो सचिव जी टंकी पे भी चढ़ जाते हैं, ऑफ़िस में भी बैठ जाते हैं। बहुत सारे एन्जॉयमेंट का भी टाइम मिल जाता है। लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक साथ 3-4 गाँवों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। रिपोर्टिंग करनी होती है, रिपोर्ट्स पहुँचानी होती हैं, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करना है, शिकायतें निपटानी हैं, नाली-गली की समस्याएँ देखनी है। ये जॉब उस तरह की नहीं रह जाती है और ख़ासकर तब जब आप उस जॉब को ईमानदारी से करना चाहें।
मैंने अपनी फुल टाइम जॉब के साथ जब मेंस की तैयारी करने का सोचा, तो ये पहले के मुकाबले और चुनौतीपूर्ण हो गया। मेंस का सिलेबस इतना वास्ट था, कंटेंट चौतरफा खोजने पड़ते थे, हिंदी माध्यम बार-बार सामने आ जाता था। ऐसे में एक तरह का स्ट्रेस, एक तरह का रोज़ पीछे छूटने का एक भय मेरे दिमाग पे हावी होता गया। मैं काम करते हुए, गाँव में जाते हुए, तमाम लोगों से मिलते हुए यही सोचता था कि ये पढ़ने का समय था और लोग पढ़ रहे होंगे और मुझे लगता था कि मैं पीछे छूट रहा हूँ। शाम 6 बजे, 7 बजे जब घर लौटता था और तुरंत खाना खाने के बाद बैठ जाता था, तो घर वाले भी हैरान हो जाते थे कि क्या पढ़ी है, जॉब तो है। लेकिन कहीं न कहीं ये था कि अपनी क्षमता से कम जीना एक पाप की तरह है। रोज़ 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी पढ़ाई अगर हो पाती थी, तो मैं उसकी निरंतरता पे ज़्यादा फ़ोकस करता था। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतने लगा, वैसे-वैसे दिल में डर बैठने लगा कि ये मौका ना चला जाए। इसके बाद शायद मौका मिले ना मिले, प्री निकले ना निकले। पढ़ाई का समय बढ़ा तो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तबीयत खराब होने लगी। जिसका डर था कि मेंस के टाइम तक मैं सोचता था किसी तरह मेंस निकल जाए, मुख्य परीक्षा में दे लूँ अच्छे से। लेकिन जो डर था वो आखिरकार सच ही हुआ। मुख्य परीक्षा से कुछ हफ्ते पहले ही अ, मेरी आंतों में सूजन हो गई, लीवर डिसफंक्शन करने लगा, पेट में दर्द रहने लगा। तमाम जगह दिखाया, बहुत सारी दवाइयाँ की। बहुतों ने कहा स्ट्रेस है, बहुतों ने कहा कि लंबे टाइम तक बिगड़े हुए रूटीन का ये है। मुझे बड़ी हँसी भी आती थी, डॉक्टर्स मुझे कहते थे 9 बजे सो जाओ। मैं ये सोचता था कि 10-11 बजे ऑफ़िस पहुँचने के बाद, 7 बजे वापस आने के बाद 9 बजे सो जाऊँगा, तो ये मैं नहीं सोऊँगा, मेरा सपना सो जाएगा। तो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना, तो कुछ तो आपको पे बैक करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मैंने हेल्थ पे बैक की, लेकिन वो चुनौती भी बन गया। मेंस परीक्षाएँ स्टार्ट हुईं और पेट का दर्द बढ़ने लगा। जब जीएस-1 का पेपर पहले दूसरे दिन था और सुबह असहनीय पीड़ा हो रही थी, मेरे मन में बार-बार ये विचार आ रहा था कि इस साल छोड़ ही देते हैं, अगले साल फिर देखेंगे। तो मैंने बगल में जिसके कमरे पे रह के मैं परीक्षा दे रहा था, मेरा दोस्त प्रशांत, मैंने देखा तो वो अपने बिस्तर पे नहीं था। उसको पता था मेरी तबीयत खराब है और मेरे लिए कुछ तैयार कर रहा था। मैंने उठ के देखा किचन में उसको काम करते हुए। उसके प्रयास से मुझे लगा कि जब ये व्यक्ति जो मेरे लिए सुबह उठ के इस तरह के प्रयास कर रहा है, मेरे लिए लड़ रहा है, तो मैं भी लड़ सकता हूँ। 4 ही दिन की तो बात है। दर्द है तो क्या हुआ? तैयारी नहीं हो पा रही, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो भी क्या हुआ? लड़ना नहीं छोड़ेंगे। किसी तरह मैंने वो 8 पेपर कंप्लीट किए, वो 4 दिन निकाले। हर सुबह भोर से ही दर्द सहना, एग्ज़ाम लिखते समय, क्वेश्चन लिखते समय अचानक से दर्द होना शुरू हो जाना और वो चीज़ें झेलते हुए उस एग्ज़ाम को निकालना, वो सबसे बड़ी चुनौती थी। और उस दौरान मित्रों का, परिवार का लगातार उनसे बात करना, उनका समर्थन मिलना, वो मुझे कभी नहीं मैं उसको भूल पाऊँगा। 2024 की मुख्य परीक्षा तो कंप्लीट हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अभी साक्षात्कार बाकी था। मैंने छुट्टियाँ ली थीं, लेकिन जैसे ही मैं मुख्य परीक्षा खत्म करके वापस जॉब पे लौटा, तो मेरे पास काम का अंबार था। ऐसे में फिर से अगली परीक्षा 2025 की तैयारी करना और साक्षात्कार की तैयारी करने का कोई वक़्त नहीं था। वो ऐसा टाइम था कि पढ़ाई लगभग बंद थी, केवल जॉब चल रही थी। मैं यही सोच रहा था कि क्या साक्षात्कार का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा? 25 का मेंस लिखने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? संयोग से वो दोनों चीज़ें मिली, लेकिन वहाँ पे भी फिर एक चुनौती थी। 2025 की मुख्य परीक्षा और 24 के साक्षात्कार के बीच में केवल 10 दिन का अंतर था। मैं 1 महीने पहले से ही ये सोचने लगा कि क्या करूँ? अगर साक्षात्कार नहीं हुआ, तो 2025 की मुख्य परीक्षा मेरी गड़बड़ हो जाएगी। और फिर ये सोचता कि अगर साक्षात्कार अच्छा गया, तो क्या पता मुझे 25 के मेंस की ज़रूरत ही ना पड़े। इस ऊहापोह में बार-बार मन विचलित हो जाता था। ऐसे में जिनसे मैं लगातार गाइडेंस लेता रहा, गौरव सर, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि जिस चीज़ में थोड़ा ज़ोर लगाया है, उसी में पूरा ज़ोर लगाइए। मुझे इशारा मिल गया था। मैंने साक्षात्कार की तैयारी शुरू कर दी। 2024 के साक्षात्कार के एक्सपीरियंस के बाद ये लगने लगा कि इससे अच्छा तो 25 का मेंस ही तैयार कर लेते।
28 मार्च को परीक्षा थी, 7 दिन बचे हुए थे। जल्दी जल्दी जितना रिवीजन कर सकते थे किया। निबंध, हिंदी 6 पेपर, प्रति पेपर 1 दिन भी नहीं बचा था। 28 मार्च को जब हिंदी और निबंध का पेपर लिख के आए, तो टेलीग्राम पे, न्यूज़ पे ये खबरें चल रही थी कि रिजल्ट आने वाला है, आज आ जाएगा। उस दिन रिजल्ट नहीं आया। मन ऊहापोह की स्थिति में था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, दूसरी तरफ रिजल्ट का इंतजार था। मन में एक ही इच्छा थी कि किसी तरह से पीडीएफ में नाम आ जाए। और फिर 29 मार्च के दिन शाम को जब हम लोग अपने अगले दिन के पेपर की तैयारी कर रहे थे, तो मैं करवट लिया हुआ सो गया था। रिजल्ट का इंतजार करते करते हम इतना थक गए थे। मेरे बगल में मेरे दोस्त नीरज, प्रशांत, रिजल्ट फ्लैश होने के बाद भी वो सोच रहे थे कि मैं ऐसे कैसे लेटा हूँ, शायद मेरा हुआ नहीं है। और उस गम में, उस उदासी में मैं एकांत चाहता हूँ, वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे। रिजल्ट आए हुए 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। मेरे मित्र प्रशांत के नोटिफिकेशन पे फिर एक मैसेज आता है कि यार अनुराग नाम से एक है, देखो तो। उसने मुझे बिना बताए मेरा इनबॉक्स खोला, मेरा एडमिट कार्ड देखा, रिजल्ट निकाला और फिर वो उछलने लगा। वो उछलने लगा तो मुझे लगा कि ऐसा क्या हो गया। और उसके साथ ही जो ध्वनि उस दिन सुनाई दी, एसडीएम एसडीएम, मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं जो सोच रहा था कि किसी तरह से स्थान मिल जाए, जब मैंने अपनी रैंक देखी तो ये सपने के सच होने जैसा था। मैंने काँपते हाथों से बार-बार एक-एक अंक मिलाया, नाम मिलाया, पिता का नाम देखा, दूसरों को दिखाया कि सही है ना। जब सपने हकीकत में बदलते हैं, तो उसको मानने में भी वक़्त लग जाता है। चूँकि मैं नींद से जगा था, तो मुझे लगा कहीं सपना ही तो नहीं चल रहा है। मैंने बार-बार बिस्तर छुआ, लोगों को छुआ, एक-दूसरे को पकड़ के कूदे। उस मोमेंट को रिकॉर्ड किया, घर फ़ोन लगाया। सबसे पहले उसे फ़ोन लगाया, जिसके सपने का ही वो उधार था, अपनी बहन को। ये वो सपना था जो बहन ने ही देखा था और उसको पूरा करने का ईश्वर ने मुझे मौका दिया। जब मैंने उसे बताया तो उसे भी यकीन नहीं हुआ। और चूँकि उसका स्वभाव ऐसा है, कुछ भी रिएक्शन देने से पहले उसने कहा कि पहले पीडीएफ भेजो। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड की है? ऑफ़िशियल वेबसाइट से है, किसी ने टेलीग्राम पे भेजा है? ये सब करने के बाद जब उसकी शंका खत्म हुई, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मम्मी-पापा को बताया, घर में सब लोग इतने खुश। दीदी अपने घर से मेरे घर रात को आ गई और लोगों को रात भर नींद नहीं आई, हम लोग को रात भर नींद नहीं आई। जब सपने नींद का हिस्सा नहीं होते हैं, तो बाद में वो आपको वो खुशी देते हैं कि आपको हफ्तों नींद नहीं आती। खैर, जैसा कहानी की शुरुआत में बात हुई थी, जैसे उस पंचायत सचिव को अपना एमबीए मिल गया था, वैसे ही मेरा चयन भी इस बात का जवाब था कि इस पंचायत सचिव को भी अपनी सफलता मिल चुकी थी। इस सफ़र में तमाम उतार-चढ़ाव देखे, ट्रेन के जनरल डब्बों में सफ़र किया, ज़मीन पे लेट के पढ़ाई की, तमाम लोगों की बातें, शिकायतें सुनी। कइयों ने कहा अति आत्मविश्वास हो गया है, कइयों ने कहा कि क्षमता उतनी नहीं है, बहुत ऊँचा लक्ष्य चुन लिया है। लेकिन ये चयन, ये 8वीं रैंक और ये हिंदी माध्यम में प्रदर्शन उन सब लोगों का जवाब है। उन सभी लोगों को एक प्रत्युत्तर है कि सपना अगर सच्चा है, उसके लिए प्रयास सच्चा है, तो आपको अंतिम में वो सफलता ज़रूर मिलती है जो आपको पहचान दिला सकती है। अंत में मैं कहूँगा कि आपकी पृष्ठभूमि, आपका माध्यम कहीं से भी आपके पाँव की बेड़ी नहीं है। इसको अपने पाँव की बेड़ी बनने ही मत दीजिए। जैसे मैंने उनके ताने का जवाब अपनी तैयारी से दिया, आप भी इस बेड़ी को अपना हथियार बनाइए। इस जंजीर को अपने पैर में ना बाँधिए, इस जंजीर को वो आभूषण बनाइए, वो पदक बनाइए, जो कि चयन के बाद आपके गले पे सुशोभित होगा।